Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. So let's start with the Hindu newspaper analysis for 27th of November. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. So let's start with the first topic that we have to discuss. It is about Omicron. Now it is also called as B.1.1.529. अब आपको इसके नाम से पता चल गया होगा दैट दिस इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड एंड इट हैज़ रिसेंटली बीन फाउंड इन साउथ अफ्रीका. नाउ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सार्स कोविड 2 वायरस एवोल्यूशन. ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी है जो पीरियडिकली मॉनिटर करती है और इवेलुएट करती है द एवोल्यूशन ऑफ द सार्स कोविड 2 वायरस. ठीक है, इस वायरस को कितने अच्छे से मतलब किस तरीके से वो चेंजेस ला रहा है अपने बॉडी के अंदर, कैसे वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो रहा है, उसको प्रॉपर्ली चेक करता है. इसके अलावा ये भी चेक करता है कि इफ स्पेसिफिक म्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ म्यूटेशंस ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ द वायरस. क्या जो म्यूटेशंस हो रही है उससे वायरस का कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसके कारण जिसके कारण ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई खतरा आ सकता है क्या, क्या ये प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर रहा है, क्या सिवियरिटी बढ़ा रहा है, ये सारा का सारा डिटेल ये पता लगाने की कोशिश करता है. अब जो ये बॉडी है इसकी रिसेंटली मीटिंग हुई थी 26 नवंबर को. नाउ टू असेस द सार्स कोविड का जो नया वेरिएंट आया है दैट इज कॉल्ड एज दिस B.1.1.529. ठीक है, एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न. ठीक है, WHO ने इसको रिसेंटली वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है. नाउ इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड टू WHO फ्रॉम साउथ अफ्रीका ने इसको पहली बार रिपोर्ट किया था ऑन 24 नवंबर, यानी कि 3 दिन पहले. नाउ इन रिसेंट वीक्स इन्फेक्शन हैव इंक्रीज स्टीपली कोइंसाइडिंग विद B.1.1.529 वेरिएंट. जब से ये वेरिएंट आया है, जब से इसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है, तब से लगातार साउथ अफ्रीका के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं. और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है 9 नवंबर को पहली बार एक स्पेसिमेन से देखा गया था. ठीक है, ओके. नाउ जो ये जो वैक्सीन है ओमिक्रॉन, इसकी बात करें तो दिस वेरिएंट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस. इसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड सम ऑफ विच आर कंसर्निंग. ठीक है, उनमें से कुछ म्यूटेशंस ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हैं. नाउ स्टार्टिंग में जो एविडेंसेस पाए गए हैं वो ये सजेस्ट करते हैं दैट देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोविड से अफेक्टेड हो चुके हैं उनको ये दोबारा हो सकता है, मतलब री इन्फेक्शन का केसेस को ये इंक्रीज कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स. जो बाकी वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स थे उसके मुकाबले ये ज़्यादा फैल रहा है एज कम्पेयर मतलब ऐसे लोगों में भी जिसको ऑलरेडी हो चुका है. नाउ करंट सार्स कोविड का जो PCR डायग्नोस्टिक किट है, यानी कि एक ऐसा किट है जिससे हम पता लगाते हैं कि किसी पर्सन को कोविड है या नहीं है, वो भी इस चीज़ को पता लगा दे रहा है. सो दिस इज अ गुड थिंग कि अभी भी ये पकड़ में आ जा रहा है. नाउ सेवरल लैब्स दे हैव इंडिकेटेड दैट फॉर वन वाइडली यूज्ड PCR टेस्ट. देखिए, जब भी हम PCR टेस्ट करते हैं तो इसमें कुछ एक अलग चीज़ है. यहाँ पर जो PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट. ठीक है, नाउ टोटल देखिए, टोटल 3 जीन्स है. जो सार्स कोविड है उसके अंदर टोटल 3 जीन्स है. जब भी किसी पर्सन का कोविड टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर उन तीनों जीन्स को ढूंढा जाता है. ठीक है, और अगर वो तीनों जीन्स आ जाए तो दैट मीन्स कि वो पर्सन कोविड पॉजिटिव है. नाउ द पॉइंट इज कि जिसके अंदर भी ये पर्टिकुलर यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है प्रेजेंट है, उसके अंदर उनमें से एक जीन जो है दैट इज कॉल्ड एस जीन, वो शो नहीं हो रहा है. ठीक है, वो शो नहीं हो रहा है. इसके कारण ये एक मार्कर की तरह काम कर रहा है. मतलब समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है बट उसके बावजूद उसके अंदर एस जीन नहीं है, इसका मतलब है कि उसको अंदर ये न्यू वेरिएंट आ गया है, उसके अंदर कोविड का न्यू वेरिएंट है जिससे एक्चुअली वो इन्फेक्ट हुआ है. ठीक है, सो एक मार्कर की तरह काम कर रहा है. Now, using this approach, this variant has been found out at a very fast rate. मतलब बाकी जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स थे उनसे ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे इसको पता लगाया जा चुका है, बिकॉज ऑलरेडी हम साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कोविड के टेस्टिंग के मामले में. ठीक है, इसके अलावा देखिए WHO जो है किसी भी पर्टिकुलर वायरस को जब भी वो हमारे ह्यूमैनिटी को खतरे में डालता है तो उसको दो केसेस में मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. या तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बनाता है या फिर उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाता है. नाउ कोई पर्टिकुलर वायरस अगर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा तो अगर उसके बाद भी वो इंक्रीज हो जाए तो देन इट कैन बिकम वेरिएंट ऑफ कंसर्न. तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है. देखिए, कोई भी सार्स कोविड 2 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तब बनेगा अगर उसके अंदर जो भी जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कितने जल्दी वो फैल रहा है, वो सिवियरिटी कितनी इंक्रीज कर रहा है डिजीज की, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से अगर वो स्केप होना शुरू हो जाए, या फिर जो भी हम डायग्नोस्टिक या फिर थेरेपॉटिक मतलब जो मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं उससे अगर वो स्केप होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं कि अब ये जो वायरस है खतरे की तरफ बढ़ रहा है. इसके अलावा ये भी पाया गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर वायरस ऐसा मतलब ऐसे कंडीशंस कॉज करते हैं जहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाए या फिर मल्टीपल कोविड-19 क्लस्टर स्टार्ट हो जाए, मतलब एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे कोविड केस अचानक से बढ़ने शुरू हो जाए, तो कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वायरस जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है. मतलब कोई पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ अ वायरस इज बिकमिंग अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न.
ठीक है। इसके अलावा सेकंड थिंग इज कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। नाउ दिस वाज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, अब सेकंड समझते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के सारे कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। यानी कि कोई पर्टिकुलर वेरिएंट अगर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है, उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ और चीजें होंगी तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना सकते हैं। क्या क्या है? पहला, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी, इस तरीके से बढ़ेगी कि वो हमारे कम्युनिटी में बुरी तरीके से फैलना शुरू हो जाएगा। सेकंड इज कि उस पर्टिकुलर वायरस की जो क्लिनिकल डिजीज प्रेजेंटेशन है उसमें लगातार इंक्रीज और चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मतलब अभी तक जिस भी पर्टिकुलर मेडिसिन से या फिर वैक्सीन से हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अगर उसको स्किप करना शुरू कर दे और उससे आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो भी वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की उसमें आ जाएगा। या फिर अगर जो भी हम पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर जो भी वेरिएंट है जो कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था अभी तक, लेकिन अगर वो पब्लिक हेल्थ और सोशल मेजर्स के से भी नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी इफेक्टिवनेस रुक चुकी है। हम जो भी मेजर्स कर रहे हैं उसकी इफेक्टिव रुक चुकी है। इसका मतलब है अब ये पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहा, अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। ठीक है। तो कोई भी अगर वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो इसका मतलब है कि इट मे स्प्रेड मोर क्विकली देन अदर फॉर्म्स। जितने भी वेरिएंट्स हैं उनसे ज़्यादा फास्ट मूव करेगा जो भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो रिसेंटली जो हमारा ओमिक्रॉन जो शो किया गया है, जो देखा गया है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है कि डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि रिसेंटली कि वो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। देखिए, इस पर्टिकुलर वायरस की बात करें तो साउथ अफ्रीका के अंदर ये पाया गया है एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज ओमिक्रॉन एंड इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये डब्ल्यूएचओ का रिसेंट न्यूज़ है। साउथ अफ्रीका के अंदर हमें पता है कि 24 नवंबर को उसका फर्स्ट केस आया था और आज 27 नवंबर यानी सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही 100 से ज़्यादा केसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा बोट्सवाना, हांगकॉन्ग, बेल्जियम, इजराइल और डेनमार्क भी कुछ ऐसे कंट्री हैं जिसके अंदर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन जो है ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है। ओके। इसके अलावा देखिए कि ओमिक्रॉन के अंदर एग्जैक्टली चेंजेस क्या हो रहे हैं। ओके। इसको अगर आप समझने की कोशिश किया, दिस इज द नॉर्मल कोविड का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। अब जहां पर आप जितने भी रेड पोर्शंस आप देख सकते हैं, जहां पर यहाँ पर जितने भी रेड पोर्शंस देख सकते हैं, वहां पर कोई ना कोई जीन्स जो है जो ओरिजिनल कोविड है उससे डिलीट हो गया है या फिर कुछ चेंजेस हो गए हैं, कुछ उसके अंदर ऑल्टरेशन हो गया है। और जितने भी ब्लू पोर्शंस आप देख रहे हैं उन हर जगह पर म्यूटेशन हुआ है। उसी पर्टिकुलर म्यूटेशन के कारण ये पर्टिकुलर जो भी इसके अंदर जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, इसने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या इसके अंदर आया है। पहला है कि इसके अंदर एंटीबॉडी इवेजन स्ट्रेटजी आ गई है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन जाएगा, ठीक है, तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाती है जो कि उससे फाइट करती है। तो या तो किसी पर्सन को अगर कोविड हो जाए, ठीक है, अगर कोविड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, कोविड का वायरस उसकी बॉडी में जाएगा। कोविड का वायरस अगर उसकी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करने के लिए अपने हिसाब से एंटीबॉडीज बनाती है, ताकि अगर दोबारा सेम कोविड का वायरस अगर बॉडी में जाए तो उससे फाइट कर सकती है बॉडी ऑटोमेटिकली। बट यहां पर बोला गया है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो एंटीबॉडी को भी इवेट कर सकता है। मतलब उसके पास ऐसी स्ट्रेटजीज उसने अपने अंदर मॉडिफाई किया, अपने चेंजेस लाए हैं, जिसके कारण कोई भी अगर एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बन भी जाए उसको भी इवेट करके और फिर से उस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। इसलिए हमने अभी भी जस्ट बात की थी कि जो ओमिक्रॉन है वो री इन्फेक्शन के केसेस को लगातार इंक्रीज कर रहा है। सेकंड है, द वेरिएंट कैन बी सीन यूजिंग सम पीसीआर टेस्ट। ना गुड, अच्छी चीज़ यही है कि अभी भी इसको पीसीआर टेस्ट से मालूम किया जा सकता है कि जो भी हमारे ओरिजिनल टेस्ट, जो भी हम अभी तक टेस्ट पे रिलाई कर रहे हैं कोविड के टेस्टिंग के लिए, उससे अभी भी इसको देखा जा सकता है। ठीक है। इसके लिए पूरी फुल जीनोमिक सिक्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज़्यादा चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता चल चुकी हैं। थर्ड है कि ऑलरेडी 4 म्यूटेशंस इसके अंदर हो चुके हैं, जिसके कारण और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स बन गए हैं फॉर सर्टन एंटीबॉडीज। मतलब हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज बना रही है जो एक्चुअली इसके अंदर अगेंस्ट फाइट करने वाली थी, बट अचानक से उस वायरस ने अपने अंदर 4 ऐसे म्यूटेशंस कर लिए हैं जिसके कारण हमारी एंटीबॉडीज उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारी खुद के बॉडी को इससे फाइट करने के लिए। फोर्थ है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब ये फैलना बहुत फास्ट मूव कर रहा है, बहुत फास्ट ये फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। एक पर्सन से जहाँ पर पहले 2 पर्सन को फैलता था, अब यहाँ पर 1 पर्सन से 3 पर्सन को फैलना स्टार्ट हो गया है। सो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा 3 ऐसे जीन्स थे जो कि इसके अंदर से डिलीट हो गए, यानी कि हट गए हैं। उसके कारण क्या हुआ, एक ऐसा प्रोटीन है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्पाइक मे एड इन द इम्यून इवेजन। मतलब हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है एंटीबॉडीज बनाकर, उससे भी इवेट कर रहा है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी इवेट कर रहा है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डायरेक्टली इस पर कोई भी फर्क नहीं डाल पा रही है। इसके अलावा टोटल 15 से ज़्यादा म्यूटेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि शो करता है दैट मीडिएट्स हाउ इजीली द वायरस अटैक्स इटसेल्फ टू द सेल्स। ठीक है। जो हमारे सेल्स है, बॉडी की जो सेल्स हैं, उससे इजीली ये अटैच हो जाता है, बिकॉज इसने अपने आप को इतने अच्छी तरीके से म्यूटेट कर लिया है ओवर द टाइम कि जो हमारी नॉर्मल एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर बन रही हैं और जो भी हमने वैक्सीन वगैरह ले रखा है वो अभी तक उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ऑल्दो ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर चुका है। सो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे जाकर इसको मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली एक स्पेशल मीटिंग कराई है इसके लिए और बहुत सारे गाइडलाइंस भी इशू किए हैं। लेट्स होप कि ये वेरिएंट ज़्यादा इंक्रीज ना हो और जल्दी से जल्दी सप्रेस हो जाए। ओके।
नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया ने रिसेंटली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की बात की है, बोला है दिसंबर 15 से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम कर देंगे। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो इतने ऐसे सारे डिसीजंस लेती है जहां पर कि कोई भी पर्टिकुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इंक्रीज मतलब बंद करना है या फिर स्टार्ट करना है, सारे डिसीजंस इंटरनेशनल ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लेती है। ठीक है, इसने नोट किया है कि ऐसी सारी कंट्रीज जो कि नॉट एट कोविड रिस्क है, मतलब कोविड-19 का जहां पे रिस्क नहीं है, और ये सारे के सारे रिस्क मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ निकालेगा। मतलब जिस जिस कंट्री को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ये डिक्लेयर कर देगा कि हाँ ठीक है ये पर्टिकुलर कंट्रीज कोविड के रिस्क पे नहीं है, वहां पर फुल कैपेसिटी में फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की बात की गई है 15 दिसंबर से। ठीक है, इसके अलावा इन मैटर ऑफ रिजम्पशन ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद, देखिए कौन कौन से मिनिस्ट्रीज से यहाँ पर बातचीत की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि देखिए एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन था, ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन था, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बात की गई है। ओके, पहले समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्यों बात की गई है। नाउ आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जितने भी फ्लाइट्स बंद किए गए थे वो कोविड के कारण किए गए थे। ठीक है, नाउ कोविड को एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, राइट, पैंडेमिक। कोविड को जो पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को मतलब इशू किया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर सेंटर को यह पावर दिया जाता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या फिर पूरे के पूरे कंट्री में लॉकडाउन्स लगा सकती है किसी डिजास्टर से बचने के लिए। तो इसको एक डिजास्टर के रूप में देखा गया था कोविड को, और इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको लॉकडाउन लगाए गए थे। नाउ और इसी के तहत सारे के सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद किए गए थे। नाउ द पॉइंट इज कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, इसीलिए फिर से रिज्यूम अगर करना था तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन लो, उनसे बातचीत करो। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर एक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों, देखिए कोई भी पर्टिकुलर फ्लाइट्स अगर बाहर से आएगी तो बाहर से कोई भी खतरा अगर मतलब अंदर की तरफ आएगा, कोई भी कंसर्न या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इन्फेक्टेड हो सकता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की होती है, इसलिए इनसे भी कंसल्ट करना जरूरी था। एंड थर्ड इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से तो राय विचार करना, विचार विमर्श करना बहुत जरूरी था ही, बिकॉज यही अल्टीमेटली फाइनल गाइडलाइंस इशू करते हैं कि कैसे कैसे हम और ज़्यादा बेटर तरीके से बच सकते हैं इस न्यू वेरिएंट से। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स दे हैव बीन सस्पेंडेड इन इंडिया सिंस मार्च 23, 2020। मतलब लास्ट ईयर 23 ऑफ मार्च को, जिस टाइम एक्चुअली कोविड अचानक से बढ़ना शुरू हो गया था, तब से हमारी आज तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरीके से बंद है। हाउएवर कुछ ऐसे फ्लाइट्स, कुछ इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स को ओपन किया गया था जुलाई 2020 के अंदर, जहां पर एयर एग्रीमेंट्स किए गए थे टोटल 28 कंट्रीज के साथ। ठीक है, 28 कंट्री के साथ टोटल एयर एग्रीमेंट्स की गई थी, जहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में बायलेटरल एयर जो मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही थी। बट पॉइंट था कि सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही जा सकती थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अगर किसी पर्सन को पॉइंट ए से सी जाना है तो पहले उसको ए से बी जाना होता था, फिर उसके बाद वो बी से सी जा सकता था किसी ऐसी कंट्री जहां पर इंडिया अलाउ नहीं कर रही है। नाउ मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है, इफ कंट्री वांट्स टू ऑपरेट शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स टू अनदर नेशन, एक बायलेटरल एयर सर्विसेज कराना होता है जिसमें सारा कुछ डिसाइड किया जाता है कि कितने एयरलाइंस होंगे जो ओपन किए जाएंगे, कितने एंट्री पॉइंट्स होंगे जहां पर जितने भी एयरलाइंस होंगे, एयरपोर्ट्स होंगे या फिर एरोप्लेन्स होंगे, उनको एंट्री दी जाएगी, या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितने होंगे वीकली या फिर मंथली, जो कि दोनों कंट्री के बीच में आपस में आ सकते हैं या फिर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिसीजंस आपस में बैठ के बायलेटरल एग्रीमेंट्स करने होते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट जो मिला है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी भी कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर अलाउ नहीं किया है, बिकॉज उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी एट रिस्क के कैटेगरी में डाला है। तो यहां से भी इंडिया ने अभी पूरी तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट 100% ओपन नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि सम कंट्रीज इन यूरोप, जैसे कि यूनाइटेड यूके जो है, ठीक है, इंग्लैंड, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चाइल्ड, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल, ये वो कंट्रीज है जो अभी भी जिसको एट रिस्क बोला गया है, और अभी तक इंडिया ने इसको यहाँ पर फ्लाइट्स 100% ओपन नहीं किया है। नाउ देखते हैं कि ऐसे कंट्री जिसके साथ इंडिया का ऑलरेडी वो था, जस्ट सपोज कोई ऐसी कंट्री जो कि अभी कोविड के एट रिस्क पे है, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी उसके साथ एयर एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो उसके साथ क्या होगा। तो उसके केस में इंडिया ने बोला है कि 75% ऑफ प्री कोविड टाइम के जो भी फ्लाइट्स चलते थे, मतलब कोविड से पहले जितने भी नंबर ऑफ फ्लाइट्स चलते थे, उसका 75% फ्लाइट्स अभी आप भेज सकते हो या फिर हम आपको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज जहां जो अभी भी कोविड के रिस्क पे है, लेकिन उनके साथ अगर हमने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो 75% वहां से मतलब फ्लाइट का आना जाना हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जो कि कोविड के रिस्क पे है, पर उनके साथ इंडिया का एग्रीमेंट नहीं है, एयर एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होगा, तो उनके साथ सिर्फ 50% तक ही इंटरनेशनल फ्लाइट हम कर सकते हैं, जो कि प्री कोविड लेवल पे होगा, प्री कोविड ऑपरेशन के लेवल पे होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अलग अलग एग्रीमेंट कंट्री के साथ किस तरह के एग्रीमेंट किए गए हैं अभी रिसेंटली। नाउ एक जो एयर एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू नेशंस, वो याद रखिएगा एब्सोल्यूट नहीं होता है।
दे आर ऑल्सो विद सर्टन रिस्ट्रिक्शन का मतलब है ऐसा नहीं है कि अगर कंट्री मान लीजिए इंडिया है, इंडिया से यूएसए के बीच में अगर एक अग्रीमेंट साइन हुआ है कि सारे के सारे फ्लाइट्स ओपन किए जाएंगे, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया जितने चाहे फ्लाइट्स वहां भेज सकता है और यूएसए जितने चाहे फ्लाइट्स इंडिया भेज सकता है या फिर किसी भी टाइम पे भेज सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन जिसको फॉलो करना होता है, जो कि दोनों ही कंट्री की जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन होगी, इंडिया के भी और यूएसए के भी, वो दोनों साथ में मिलकर इसको डिसाइड करेंगे एंड उसके हिसाब से ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट वेलंकन्नी चर्च। ठीक है, देखिए रिसेंटली न्यूज़ ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अब अपना पिलग्रिमेज स्कीम स्टार्ट किया, जैसा आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में देखा होगा। उसके अंदर 2 न्यू प्लेसेस को उन्होंने अपने पिलग्रिमेज स्कीम के अंदर ऐड किया है। फर्स्ट इज करतारपुर कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, एंड सेकंड इज दिस पर्टिकुलर चर्च, वेलंकन्नी चर्च। ठीक है, अब देखिए करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम थिंग्स अबाउट वेलंकन्नी चर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है एंड इट वाज वंस अ पोर्ट। ये एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी जो कि रोम एंड ग्रीस के साथ ट्रेड किया करते थे, सो इट वाज अ ट्रेडिंग पोर्ट सिटी। बट ये कमर्शियल सेंटर जो है ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस टू द लार्ज सिटी ऑफ नागापट्टिनम। इसके पास में एक नागापट्टिनम नाम का एक प्लेस जो है वो ग्रो हो गया लगातार। देखिए जहां पर भी था उसके जस्ट पास में नागापट्टिनम नाम का पोर्ट जो है वो लगातार फ्लरिश होने लगा। उसके कारण वेलंकन्नी नाम की प्लेस जो पोर्ट था उसकी लगातार वैल्यू डाउन हो गई। नाउ यहाँ पर एक रिवर मूव करती है जो कि वेलायर रिवर है और एक कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेलायर रिवर जो है तमिलनाडु से मूव करती है और स्पेसिफिकली ये वेलंकन्नी नाम का प्लेस है, वहां से मूव करती है और आगे जाकर सी में जाकर गिर जाती है। तो आपको याद होगा यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो टेक्निकली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। नाउ दिस टाउन यानी कि वेलंकन्नी जो है इट वाज अमंग द वर्स्ट हिट बाय द सुनामी कॉज्ड बाय 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक। आपको याद होगा 2004 में इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत ड्रेडफुल अर्थक्वेक आया था, उसके कारण काफी सारे ऐसे एरियाज थे जो कि डूब गए थे, बहुत एरियाज पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गई थी। तो वेलंकन्नी भी ऐसा प्लेस था जहाँ पर सुनामी ने बहुत ज़्यादा हैवक मचाया था, बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट कर दिया था। नाउ आपको समझना है कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए ये वेलंकन्नी चर्च, ये है वो चर्च जो एक्चुअली दिल्ली के पिलग्रिमेज स्कीम के अंदर रखा गया है। ना आपको ध्यान रखना है, अगर यूपीएससी से क्वेश्चन पूछेगा तो वो इट विल नेवर आस्क वेलंकन्नी चर्च के बारे में, इट विल आस्क अबाउट बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ। चर्च का एक्चुअल नेम ये है, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, ये एक चर्च का नेम है एंड इट इज़ वन ऑफ कंट्रीज बिगेस्ट कैथोलिक पिलग्रिमेज सेंटर। यानी कि जो कैथोलिक्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है जो कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, ये गोथिक स्टाइल के अंदर इसको बनाया गया है। जैसा आपको पता है हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो चर्चेस है वो सारे के सारे गोथिक स्टाइल में ही बनाए गए हैं एंड इट वाज मॉडिफाइड बाय द पोर्तुगीज। तो आपको ध्यान रखना है, इट वाज नॉट बिल्ट बाय द पोर्तुगीज बट इट वाज मॉडिफाइड बाय द पोर्तुगीज। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पिलग्रिम्स आए थे जिन्होंने धीरे धीरे इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन हुआ। नाउ द चर्च का जो बिल्डिंग था इट वाज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ बेसिलिका। नाउ फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिलिका क्या होता है। देखिए बेसिलिका एक टाइप का चर्च ही होता है जिसके अंदर जो पोप होता है, पोप आपको पता है क्रिश्चियनिटी के अंदर जो हाईएस्ट प्रीस्ट है ही इज कॉल्ड एज द पोप। ठीक है, जो पोप जो होता है कुछ किसी चर्च को अगर कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं देन दैट चर्च इज कॉल्ड एज बेसिलिका। ठीक है, तो रिसेंटली मतलब 1962 में जॉन 23rd पोप जॉन 23rd नाम के जो पर्सन थे, जो पोप हुआ करते थे उस टाइम के, उन्होंने इस वेलंकन्नी चर्च को इंक्रीज करके उसका स्टेटस बेसिलिका का मतलब बना दिया था। तो आपको ध्यान रखना है वेलंकन्नी चर्च इज नॉट जस्ट अ चर्च, इट इज ऑल्सो अ बेसिलिका। ठीक है, एंड बेसिलिका इज मोर देन अ चर्च, इट हैज सर्टन ऐसे मतलब उसके पास उसको ऐसे कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो एक नॉर्मल चर्च के पास नहीं होते हैं। नाउ वेलंकन्नी की बात करें, इट हैज ऑल्सो बीन चूजन एज द हेरिटेज सिटी फॉर द हृदय योजना, जो है हृदय स्कीम जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यानी कि इसको हेरिटेज सिटी के अंदर भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेलंकन्नी के बारे में, वेलंकन्नी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया के मैप को, यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट यू सी देयर इज वेलंकन्नी, यहाँ पर वेलंकन्नी लोकेटेड है। ठीक है, सो आप देखिए अब ना ही तमिलनाडु के नॉर्थ में है ना ही तमिलनाडु के साउथ में है, बिल्कुल बीच में है और ये बे ऑफ बंगाल के बहुत पास है, बिल्कुल पोर्ट सिटी है। अगर हम तमिलनाडु का मैप को थोड़ा सा जूम इन करेंगे, देखिए दिस प्लेस इज कॉल्ड एस वेलंकन्नी एंड वेलंकन्नी के जस्ट 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में आप देखेंगे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एस नागापट्टिनम। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि वेलंकन्नी एक पोर्ट टाउन हुआ करता था। ठीक है, पोर्ट टाउन हुआ करता था एंड रिसेंटली और उसके बाद क्या हुआ, नागापट्टिनम का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, नागापट्टिनम नाम का जो प्लेस था उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसके कारण वेलंकन्नी की जो वैल्यू थी वो लगातार डाउन हो गई और नागापट्टिनम एज अ पोर्ट सिटी लगातार फ्लरिश करने लगा। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक देन, इट इज अबाउट एमपीआई इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो पुअर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अंदर पहली बार एक मल्टी डायमेंशनल पुअर के लिए एक इंडेक्स बनाया गया जो कि नीति आयोग ने बनाया। आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग ने फर्स्ट टाइम निकाला है, ये एनुअल रिपोर्ट नहीं है, दिस हैज बीन कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसने बोला है कि बिहार जो है, नाउ बिहार के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया दैट बिहार हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो कि एमपीआई के अंदर है और मोर देन 51.9%, मतलब मोर देन 50% ऐसे लोग जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर है बिहार के अंदर। ठीक है, नाउ इट इज फॉलोड बाय झारखंड जिसके अंदर 42% लोग जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर है और उसके बाद यूपी है जिसके अंदर 37% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। नाउ
मल्टी डायमेंशनल पुअर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमपीआई है, एमपीआई जो इंडेक्स है वो तीन कैटेगरीज के अंदर चीज़ों को चेक करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों में ही चेक करता है कि ऐसे कौन से पर्सन है जो इन तीनों ही सेक्टर्स में गरीब है या पुअर्स है। इसके अलावा टोटल 12 ऐसे इंडिकेटर्स है जिसको चेक किया जाता है, न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर उनके पास है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, हाउसिंग, बैंक अकाउंट्स और कुछ और भी है, ठीक है। इन सब प्रॉपर्ली उनको चेक किया जाता है और इनमें से जो भी 5 या उससे ज़्यादा लेवल्स पे जो भी मतलब गरीब होता है, ही इज कंसिडर टू बी, मतलब जिसके पास कम से कम 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ना हो, मतलब 5 ऐसे फील्ड्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना कर रहा हो, वो जो है ही इज कंसिडर टू बी द मल्टी डायमेंशनली पुअर पर्सन, ठीक है। नाउ इसके अलावा बिहार हैज़ ऑल्सो द हाइएस्ट नंबर ऑफ माल नरिश पीपल। ऐसे पीपल जिनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता उसमें भी बिहार नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इसके अलावा केरला, गोवा एंड सिक्किम ये ऐसे कंट्री है जहाँ पर मल्टी डायमेंशनली पुअर पर्सन सबसे कम है, ठीक है। केरला के अंदर देखेंगे आप सिर्फ लेस देन 1%, यानी 0.7% ही ऐसे लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। गोवा के अंदर सिर्फ 3% से ज़्यादा हैं और सिक्किम के अंदर जस्ट 3.8% है जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। बाकी सब के सब एटलीस्ट बीपीएल यानी कि इस लाइन के ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे, अब आपको ये समझना है कि जो मल्टी डायमेंशनली पुअर इस पर्टिकुलर जो इंडेक्स अभी नीति आयोग ने निकाला है, नाउ दिस इज नॉट अ लेटेस्ट रिपोर्ट, ऑल्दो अभी रिसेंटली 2021 में निकाला गया है, बट इसका जो डेटा है 2015 और 16 का जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उससे ये डेटा लिया गया है। सो टेक्निकली दिस डेटा इज नॉट द, मतलब बिल्कुल अभी का डेटा नहीं है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली की हालत बहुत खराब है, जहां पर मतलब मल्टी डायमेंशनली पुअर्स लोग 27% से ज्यादा है, बट बेस्ट पुडुचेरी है जहां पर सिर्फ 1% से जस्ट ज्यादा जो है 1.7% ही लोग ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, ठीक है। नाउ एमपीआई की बात करें, ये जो इंडेक्स है इट विल इनेबल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ स्टेट्स, ये सिर्फ स्टेट्स के बारे में बात नहीं करता है, बट 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को ये प्रॉपर्ली कवर करता है, जहां पर 12 इंडिकेटर्स हैं, जो 12 इंडिकेटर्स हमने इसके बारे में बात की अभी, उन सबको प्रॉपर्ली चेक करता है। नाउ अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्टिमेशन करते हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हम रीच आउट कर सकते हैं, मतलब वहां से पहुंच सकते हैं कि कौन कितना पीछे रह गया है, ताकि हम फोकस्ड एफर्ट्स लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमें स्टेट लेवल पे फोकस लगाने की जरूरत तो है, बट उससे ज्यादा हमें जरूरत है कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट एंड जिस विलेज पे एक्चुअल प्रॉब्लम है वहां पर हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ताकि और ये भी देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 12 इंडिकेटर्स पे सबके सब खराब है। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि हेल्थ के मामले में खराब हो, सेकंड कोई और एजुकेशन के मामले में खराब हो, तो हमें स्पेसिफिक इंडिकेटर्स को फोकस्ड एफर्ट के साथ लगाना पड़ेगा, स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में कौन सा इंडिकेटर खराब है और कौन सा डायमेंशन वहां पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, हमें इस चीज को प्रॉपर्ली पता करना होगा और उसके बाद हम उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे मतलब पॉलिसी बना सकते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को रिसेंटली देखें तो टॉप 5 देखिए, केरला जहाँ पर हमने जैसे बात किया सिर्फ 0.7% ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, फॉलोड बाई गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड पंजाब। सो ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं। पंजाब जो कि 5th नंबर पर, देखिए उसमें सिर्फ 6% से जस्ट कम, मतलब 6% से भी कम ऐसे लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। लेकिन अगर हम बॉटम 5 की बात करें तो बिहार देखिए टॉप पर है, जहाँ पे 51% ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है, फॉलोड बाई झारखंड 42%, यूपी 37%, एमपी भी 36% एंड मेघालय 32%, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर स्टेट कौन सा है, तो दैट इज मेघालय, ठीक है। ओके, ये तो हो गया कुछ स्टेट्स के बारे में। अगर हम ओवरऑल पूरे कंट्री को देखो, जितनों का भी प्रॉपर्ली चेक किया, इवेल्युएट किया गया है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान जो एज अ स्टेट 29% यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जहाँ पर जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। गुजरात में 18% से ज्यादा लोग ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश में 12%, कर्नाटका में 13%, केरला द बेस्ट स्टेट लेस देन 1%, तमिलनाडु 4% एंड तेलंगाना अराउंड 13.7%, ठीक है। मणिपुर जैसा हमने बात की, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है वो मणिपुर है, ठीक है। और बिहार पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग रहते हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन की आधे से ज्यादा जनता ऐसी है जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है अभी तक, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अब हम टीएफआर के बारे में बात करते हैं। ओके, रिसेंटली हमें पता है कि एनएफएचएस जो फिफ्थ सर्वे आया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो फिफ्थ आया, उसके अंदर बोला गया है कि इंडिया का जो टीएफआर था वो पहले 2.2 हुआ करता था, उससे कम होकर 2.1 पे आ गया है। ना इसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। देखिए टीएफआर होता क्या है, ये टीएफआर इन अ स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर साल का टीएफआर कितना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न टू ईच वुमेन इफ शी वर टू लिव टू द एंड ऑफ अ चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स। मतलब एक मैरिड वुमेन या फिर एक वुमेन जो है, अगर वो अपने चाइल्ड बेयरिंग एज, जब भी उसका चाइल्ड बेयरिंग एज है तब तक अगर वो रहती है, मतलब तब तक इफ शी इज अलाइव, तो वो कितने बच्चे मतलब वो कर सकती है, कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है, दैट इज कॉल्ड एज टीएफआर, ठीक है। नाउ रिप्लेसमेंट, उसके अलावा एक और कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। नाउ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी पॉपुलेशन है अगर वो एग्जैक्टली रिप्लेस होकर उतनी ही रह जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। नाउ ये ऐसी लेवल ऑफ फर्टिलिटी है जहां पर पॉपुलेशन जो है एग्जैक्टली रिप्लेस करती है खुद को वन जनरेशन से नेक्स्ट।
मान लीजिए जैसे एक हस्बैंड एंड एक वाइफ है, यानी कि 1+1 2, तो दो लोग अगर एग्जैक्टली दो पर्सन्स को बर्थ देते हैं, मतलब दो की पेरेंट जो एग्जैक्टली दो बच्चे प्लान करती है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है। मतलब 1+1 था, उन्होंने जो नेक्स्ट पॉपुलेशन दिया उसमें दो ही बंदे दिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन में जो ऐड किए। नाउ आइडियली ये 2.0 होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, बिकॉज 1+1 का कपल बनता है तो दो लोग होते हैं कपल में, अगर वो लोग दो बच्चे करेंगे तो इनके बाद नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे वो दो बच्चे ही आएंगे, तो ज़्यादा नहीं होगा। तो टेक्निकली आइडियली 2.0 होना चाहिए, लेकिन जनरली ये 2.1 माना जाता है, बिकॉज जैसा आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी पुअर कंट्रीज हैं अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में या फिर एशिया में भी, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज तक सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए 2.0 से इसको इंप्रूव करके 2.1 किया गया है, ठीक है। मतलब हर वुमेन अगर 2.1 चिल्ड्रन को बर्थ देती है टिल द एंड ऑफ हर, जब भी उनका बर्थिंग का जब भी उनका मतलब चाइल्ड बेयरिंग एज खत्म होता है, तो दैट विल एग्जैक्टली रेप्लिकेट की पॉपुलेशन जितना था उतना ही रहेगा आगे जाकर, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, दैट इज हायर देन द यूजुअल बेंचमार्क ऑफ 2.1। देखिए आपको समझना है कि ऑल्दो हम देखा हमने कम तो हो गया, लेकिन जो आइडियल है इंडिया का, आइडियल ज़्यादा है, मतलब जितना होना चाहिए रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज हमारा सेक्स रेशियो बहुत कम है। हमारा सेक्स रेशियो जो है ओवरऑल, ऑल्दो इस बार हमारा सेक्स रेशियो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, बट ओवरऑल अगर देखिए हमारा सेक्स रेशियो अराउंड 1.11 का है, ठीक है। मतलब अभी हम 1.11 के आसपास से पीछे चल रहे हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। मतलब जितने बॉयज़ का बर्थ होता है उससे कम गर्ल्स का बर्थ होता है, ठीक है, मतलब गर्ल्स कम बर्थ ले रही है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए देखिए ज़्यादा गर्ल्स होंगी तभी तो आगे जाकर ज़्यादा पॉपुलेशन को आगे बढ़ा पाएंगे, राइट। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो उसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गर्ल की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना जरूरी है, राइट। यहाँ पर सेक्स रेशियो को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारा जो इंडिया का जो मतलब एस्टिमेटेड है जितना हमारा होना चाहिए, दैट इज मोर देन 2.1, दैट इज अराउंड 2.15 से लेकर 2.2 तक इंडिया का हो सकता है। दैट विल बी इंडिया के लिए एक आइडियल कंडीशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि इंडिया का जो TFR का जो आइडियल सिचुएशन है दैट इज मोर देन की जो ग्लोबल लेवल पे जो TFR का सिचुएशन है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो ग्लोबल लेवल पे उससे ज़्यादा हमारा आइडियल इंडिया का है, ठीक है। नाउ एज पर द लेटेस्ट फैमिली हेल्थ सर्वे, फर्टिलिटी रेट हैज़ फॉलन बिलो। जैसा हमें पता है कि रिसेंटली फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है और नेक्स्ट 2 डेकेड्स में और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। उसका रीज़न क्या है? अगर हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो गया इसका मतलब है कि कम बच्चों का बर्थ होना चाहिए अगले कुछ सालों में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन मोमेंटम नाम का एक कंसेप्ट होता है जिसका मतलब है कि देयर आर मोर पीपल एंटरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ड्यू टू द पास्ट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। अभी तक हम ऑलरेडी जितनी हमारी TFR बढ़ गया था, हमारा फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था कि अभी जो पॉपुलेशन ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव एज में मतलब ऐड हो रही है या फिर जो एंटर कर रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण जब इनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उसके कारण ऑटोमेटिकली ये पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा। और सेकंड इज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार इंक्रीज हो रही है, मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ हेल्थ, बेटर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब इंश्योर कर रही है कि जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन जो है हमारा इतनी जल्दी कम नहीं होगा। मतलब ऑल्दो हमने अपने TFR को काफ़ी कम किया है, पर उसके बावजूद हमारा पॉपुलेशन जो है अगले 2 डेकेड्स के अंदर लगातार इंक्रीज होगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के क्वेश्चन को हम रिवीजन के फॉर्म में देख लेते हैं, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। फर्स्ट इज द प्रेजेंट PCR टेस्ट, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो होता है जिसको हम कोविड करने के लिए यूज करते हैं, ये प्रेजेंट PCR टेस्ट इट इज अनेबल टू फाइंड आउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट, ठीक है। सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑल्सो कंसल्टेड बिफोर चेंजिंग द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। थर्ड इज अ चर्च इज अ basilica which has been given certain privileges by the Pope. Fourth is Velankanni is located in the southernmost part of Tamil Nadu. Next is MPI index in India is released yearly by Niti Aayog since 2015. And the last question is ideal TFR यानी कि total fertility rate for India is higher than the global ideal TFR, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पे है उससे ज़्यादा इंडिया का है आइडियल। नाउ ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसका आंसर आपको कल के वीडियो के एंड में देंगे। जैसे कि कल के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर हम ये दे रहे हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। 103rd जो है वो लेकर आया था जो इसके बारे में बात करता है। सेकंड क्वेश्चन वाज EWS का जो कोटा आया था, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन का जो कोटा आया था, इट हैज बीन प्रोवाइडेड विद इन दैट 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 1992 के अंदर एक इंदिरा सोनी केस आया था, उसके अंदर बोला था कि देयर शुड बी 50% कैपिंग, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो 10% एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। मतलब नाउ 60% जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी जो 60% जो सीट्स है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। इसके बारे में हमने कल प्रॉपर्ली बात की थी।
इसके अलावा करंटली जीएसटी हैज बीन डिवाइड अंडर 4 ब्रैकेट्स, 5%, 13%, 18%, 28%। जी नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। 5, 18 एंड 28 आर करेक्ट, बट 13% नहीं है, दैट इज 12%। ठीक। नेक्स्ट इज जेवार एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट। जी नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं है, ये एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये याद होगा। नेक्स्ट इज द वेजेस टू बी गिवन अंडर मनरेगा इज प्रॉपर्ली डिफाइंड अंडर मनरेगा एक्ट। ये भी गलत स्टेटमेंट है, आपको याद होगा, ये वेजेस एक्ट जो है 1949 का, उसके अंदर ये सारे के सारे वेजेस लिखे गए हैं, मनरेगा एक्ट के अंदर नहीं लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज आईएनएस वेला इज द फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। फोर्थ है जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो हमने फ्रांस से हम ले रहे हैं। नेक्स्ट इज आईएनएस वागशीर विल बी एन एडिशन टू द सेम क्लास ऑफ सबमरीन इन विच आईएनएस वेला हैज बीन बिल्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये टोटल सिक्स्थ जो होगा ये वागशीर होगा। ठीक है, सिक्स्थ जो होगा वागशीर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन वॉज दैट द न्यू कोविड वेरिएंट हैज बीन फाउंड इन साउथ अमेरिका। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, इसके बारे ये साउथ अफ्रीका में पाई गई है। इसकी वीडियो के बारे में हमने आज भी बहुत डिटेल में बात किया है। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।